दोस्तों पैसा बहुत ही अजीब खेल खेलता है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन पैसा बहुत ही अजीब खेल खेलता है, ये सच है। लोग पैसे के बलबूते कुछ भी कर जाते हैं, पैसे के बलबूते कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों ऐसी है एक कहानी, आइए सुनते हैं। जिला बिजनौर की है। एक दीपक नाम के एक सेठ हुआ करते थे। उनकी स्टील फैक्ट्री होती है, स्टील प्लांट होता है। बहुत अच्छे पैसे कमाने वाले होते हैं, लाखों का टर्नओवर पर डे का होता है। लेकिन दोस्तों उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी उनकी लगभग 40 की उम्र में होती है, और जो लड़की होती है वो लगभग 20 साल की होती है, जिसका नाम दिव्या होता है। जब उनकी शादी हुई थी, दीपक की उम्र 40 साल थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनकी दो बेटियां हुई, और लगभग जब तक 35 से 40 साल उम्र दिव्या की हुई, तब जाके दीपक की जो उम्र है वो लगभग 60 से 65 साल पहुंच गई। अब पैसा होते हुए भी जो दीपक हैं उनका जो शारीरिक क्रिया है वो कम हो जाती है, लगभग ना के बराबर हो जाती है। इधर जो दिव्या है दोस्तों, उसको तो अब मानो एक जवानी का उफान आया था। लगभग 35 से 40 के बीच में औरतों का जो हार्मोन्स है, डिजीज है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। उनको सेक्स काफ़ी हद तक ज़्यादा चाहिए, और वही दिव्या को चाहिए था। लेकिन जो दीपक होते हैं उनकी शारीरिक क्रिया एकदम खत्म होने के कगार पर होती है। काम का टेंशन होता है, और हाई लेवल का ब्लड शुगर होता, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ बीमारी होती है उनको। कई सारी दवाइयाँ चलती हैं, इसकी वजह से और भी कई शरीर में इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो शारीरिक यौन क्रिया है वो काम करना बंद कर देती है। दोस्तों उसके बाद जो दीपक होते हैं, उनका जो फैक्ट्री होता है लगभग घर से 40 किलोमीटर दूर होता है, पर डे का आना जाना होता है। उनको ये समझ में आता है कि मुझे ड्राइवर रख लेना चाहिए, और ड्राइवर रखने के बाद जो ड्राइवर होता है वो सुबह 8 बजे आता है, और उनको फैक्ट्री लेके जाने के बाद शाम को 6 बजे आने के बाद उनको घर पे छोड़ता है, फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों इधर जो दिव्या होती है वो जब ड्राइवर को देखती है तो सोचती है कि क्यों ना इस ड्राइवर से ही मैं अपना काम चलाऊं। क्योंकि वो जो ड्राइवर होता है उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है। उसका नाम हैप्पी होता है। हैप्पी देखने में बढ़िया, सुंदर, गोरा, कद-काठी, लंबी। और जो दिव्या होती है वो 40 की उम्र में भी लगभग 30 की लगती, इतनी बेहतरीन, खूबसूरत, नाक नक्शा बहुत ही ज़बरदस्त था। वो दिखने में ऐसी नहीं लग रही थी, वो 40 साल दिखने में ऐसी लग रही थी वो 30 साल की होगी। लेकिन जो हैप्पी होता है कभी उसके ऊपर नज़र नहीं डालता। एक दिन दोस्तों डोरबेल बजती है, दरवाज़ा खोलती है, सामने हैप्पी खड़ा होता है। कहती है हैप्पी ये क्या टाइम है आने का, क्योंकि साहब तो तुम्हारे बिना ही चले गए फैक्ट्री, ये टाइमिंग है क्या तुम्हारा आने का। वो कहता है मैडम रात को लेट हो गया था, मैंने साहब को बोला था कि मुझे सुबह आने में लेट हो जाएगा, साहब बोले थे कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा, तुम आना और मैडम का जो कोई भी काम होगा वो मैडम का काम कर देना। दिव्या जो होती है वो सोच के सुन के खुश हो जाती है। शायद जो सोच रही थी आज उसको मौका मिल चुका था। वो थोड़ा इधर उधर का काम उसको बताती है। हैप्पी जो होता है वो जो मैडम काम बताई थी वो करके वापस अंदर एंट्री करता है घर में। आवाज़ लगाता है मालकिन को, मालकिन कहती है मैं बेडरूम में हूँ। जब वो बेडरूम की तरफ बढ़ता है, दरवाजे के पास पहुंचता है, तो देखता है मालकिन जो है वो दर्द से कराह रही हैं। पूछता है मालकिन क्या हुआ। कहती हैं कुछ नहीं, मेरे पूरे बदन में, कमर में और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो कहता है क्या करूं, डॉक्टर को बुलाऊं या फिर साहब को फ़ोन करूं। कहती नहीं नहीं, साहब को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, वो खामोखा परेशान होंगे, और ना ही डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है। वहाँ बाहर एक टेबल है, टेबल पे एक ऑयल रखा हुआ है, उसको उठा के ले आओ। हैप्पी जो होता है वो उस ऑयल को उठाकर
मैम के पास लेके जाता है और वहाँ पे जब पहुँचने के बाद कहता है मैम ये ऑयल, तो कहती है खड़े होकर देख क्या रहे हो, थोड़ा मेरी कमर और पीठ में मालिश कर दो, अभी थोड़ी देर में मेरा आराम हो जाएगा। फिर हैप्पी ये सुनकर के दंग रह जाता है कि उसकी मैडम उसको क्या करने के लिए बोल रही है। इतने में ही जो दिव्या होती है वो अपनी कुर्ती जो है वो पीछे से उठा देती है, उसका पूरा पीठ और कमर दिखने लगता है। हैप्पी जो होता है वो थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने हाथों में तेल निकालता है और मैडम के कमर और पीठ में मालिश करना स्टार्ट कर देता है। जब उसके मालिश करना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं हैप्पी के भी शरीर में करंट सा दौड़ जाता है और फिर इतने में ही जो दिव्या होती है वो पलट कर सामने हो जाती है और हैप्पी को जोर से पकड़कर खींचकर और अपने बाहों में भर लेती है। उसके बाद दोस्तों जो सारी सीमाएं थी उन दोनों के बीच में वो खत्म हो जाती हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त शारीरिक संबंध बनता है और जो दिव्या की इच्छाएं थी काफी दिनों से जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो इच्छा आज भरपूर पूर्ण हुई थी। पूरे दिन ये दोनों थोड़ी थोड़ी देर में अपनी इच्छाओं का पूर्ति करते रहे और शाम हो जाती है, समय हो जाता है हैप्पी के जाने का, हैप्पी अपने घर चला जाता है। उसके बाद सुबह फिर वही टाइमिंग 7 बजे आना और साहब को ले जाकर फैक्ट्री, फैक्ट्री से वापस आना। अब फिर उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब ये दोनों ही, पहले तो दिव्या सोचती थी लेकिन अब ये दोनों ही सोच रहे थे कि अब हम कैसे मिलें, क्या करें क्या ना करें। फिर जो हैप्पी होता है वो दीपक से कहता है साहब अगर आपको कुछ और काम हुआ करे तो बता दीजिए, मैं वो भी कर दिया करूंगा। दीपक कहता है ठीक है। एक दिन दीपक शाम को कहता है घर आने के बाद चलो कहीं चलना है। उसके बाद दोनों जाते हैं। रात को लगभग 11 बज जाते हैं वापस आने के लिए। जब वापस आते हैं तो अब इतनी रात को हैप्पी जाए तो कहाँ जाए। साहब जो कहते हैं एक कमरे में सो जाओ, हैप्पी जो है वहां पे सो जाता है। उस दिन दिव्या और हैप्पी को फिर मौका मिलता है। रात को जब दीपक दवा खाकर गहरी नींद में सो जाता है, जो दिव्या होती है वो दबे पांव हैप्पी के कमरे में आ जाती है और फिर जो भी सीमाएं होती हैं वो दोनों पार करते हैं। उसके बाद सुबह होती है, साहब को लेकर हैप्पी फैक्ट्री चला जाता है। अगले दिन जो हैप्पी होता है उस दीपक से कहता है साहब मैं अपने मामा के पास रह रहा था, मेरी मामा से कुछ लड़ाइयाँ हो गई हैं और मेरे मामा जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पास नहीं रह सकते, कहीं अपना रहने का इंतजाम कर लो। तो अगर आपको ऐसा कहीं लगे कि हाँ आपके पास व्यवस्था है तो कर दीजिए। दीपक जो है बहुत भले इंसान थे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे। वो कहते इतने सारे कमरे पड़े हुए हैं, एक काम करो तुम जो बाहर का कमरा है उसमें रहना चालू कर दो, तुम वहीं पे रहो और जब तुम यहाँ रहोगे तो मेरे लिए भी ठीक रहेगा। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तुम मेरे साथ चल दोगे। अब दीपक जो है वो बाहर का कमरा दे देता है हैप्पी को, हैप्पी वहीं पे रहने लगता है। अब हैप्पी और दिव्या ये दोनों पर डे जब दीपक दवा खा करके गहरी नींद में सो जाता है, तो जो दिव्या होती है वो दबे पांव हैप्पी के कमरे में आती है और दोनों पूरी रात रंगरलियां मनाते हैं। दोनों एक दूसरे का जो जरूरत था उसको पूरा करते हैं। ऐसे करते कराते लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है। 2 महीने बाद जो दीपक होता है वो नोटिस करता है कि जो उसकी बीवी है वो पहले उखड़ी उखड़ी सी चिड़ी चिड़ी सी रहती थी, आजकल बहुत खुश रहती है, चहचहा रही होती है, चहक रही होती है। और जो उस दीपक से वो लड़ाइयाँ करती थी, झगड़े करती थी, आजकल वो भी बंद है। जो उसको फोर्स करती थी कि मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाओ, प्यार करो, आजकल वो भी बंद है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि दिव्या का सारा डिमांड ही खत्म हो गया है। दीपक के दिमाग में कहीं ना कहीं शक का जो सुई होता है वो घुस जाता है। दीपक इस चीज का पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर चल क्या रहा है। दीपक कहीं ना कहीं ये सोच बैठा था कि हो ना हो हैप्पी
और दिव्या के बीच में कुछ तो चल रहा है। दीपक पूरी जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता। फिर वो सोचता है कहीं मेरा ये वहम ना हो, कहीं शक ना हो, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था कि ये मेरा वहम है। फिर दोस्तों वो शारीरिक तौर पर थोड़ा बूढ़ा जरूर हुआ था, लेकिन दिमागी तौर पर बूढ़ा नहीं होता। दिमाग उसका एकदम चुस्त और दुरुस्त था। उसको ध्यान आता है कि कहीं ना कहीं जब मैं रात को सो जाता हूँ तो शायद कुछ होता है। दोस्तों आज रात को वो पूरी रात सोने के लिए नहीं, बस जागने के लिए लेटा था, बस सोने का नाटक कर रहा था। जब दिव्या को लगा कि दीपक गहरी नींद में सो गया है, वो धीरे से उठी दबे पांव और हैप्पी के कमरे में आ जाती है। जैसे वो हैप्पी के कमरे में पहुंचती है, पीछे से दीपक भी दबे पांव उठता है और हैप्पी के कमरे के पास आ जाता है। देखता है दरवाजा लॉक है, लेकिन एक खिड़की लगी हुई थी, खिड़की पे पर्दे लगे हुए थे। अंदर सीलिंग फैन चल रहा था, उसकी हवा से जो पर्दा है वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। जब पर्दा हिल रहा था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिख जाता था। अंदर का नजारा जो देख करके दीपक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। देखता है उसकी बीवी जो एकदम नग्न अवस्था में और हैप्पी जो भी है वो भी एकदम नग्न अवस्था में, और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। दोनों एक दूसरे से एकदम सांप के जोड़े की तरह लिपटे हुए प्यार कर रहे हैं। अब दोस्तों दीपक जो होता है उसका एकदम खून खौल जाता है। उसका मन तो करता है कि उठाऊं बंदूक को, दोनों गोलियों से भून दूं, लेकिन दीपक जो था कहीं ना कहीं समझदार इंसान था। वो फिर सोचने लगा कि अगर मैंने इन दोनों को गोलियों से भून दिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी गांव समाज में, नात रिश्तेदारों में। मेरी दो बेटियां जो बाहर पढ़ रही हैं हॉस्टल में, उनको मैं क्या जवाब दूंगा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है और आके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वो रात भर सोचता है मैं करूं तो क्या करूं। फिर उसको दिमाग में आता है कि पहले तो मुझे दीपक को यहाँ से हटा देना चाहिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं मौका पा करके दीपक को नौकरी से हटा दूं और दूसरे ड्राइवर का व्यवस्था कर लूं। दोस्तों दूसरे दिन जो दीपक होता है वो हैप्पी से कहता है हैप्पी तुम अपना कहीं रहने का व्यवस्था कर लो, क्योंकि इस कमरे में मुझे काम करवाना है। हैप्पी ना चाहते हुए भी मजबूरी में उस कमरे को छोड़ देता है और एक जगह कमरा लेता है। दीपक कहता है तुम कमरे ले लो, उसका भाड़ा मैं दे दिया करूंगा। एक जगह कमरा लेता है और उसके बाद दीपक जो है उसको भाड़ा के तौर पर उस कमरे का भाड़ा दे दिया करता था। एक दिन हैप्पी जानबूझ करके रात शाम को काफी लेट कर देता है फैक्ट्री पहुंचने में। कहीं जानबूझकर चला जाता है ताकि वो लेट हो जाए और ताकि दीपक के घर पर रुक सके और दिव्या और हैप्पी मिल सके। जब दीपक पहुंचता है फैक्ट्री पे तो जो हैप्पी पहुंचता है फैक्ट्री पे, तो जो दीपक होता है उसका मालिक बहुत उसको फटकार लगाता है। कहता है ये लापरवाही तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे दवा लेनी है, ये करना है वो करना है। कहता है साहब क्या करूं, एक इमरजेंसी आ गई थी, रिश्तेदार का देहांत हो गया था, उसकी मैयत में जाना था, वहां पे गया था और वहीं से आने में मुझे लेट हो गया। फोन बंद था क्योंकि चार्जिंग खत्म हो गई थी। चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ। दीपक गाड़ी में बैठता, घर पहुंचता है। अब हैप्पी जिस मंसूबे से लेट में आया था, हैप्पी जैसे ही पहुंचता है घर पे दीपक को चाबी देता है। दीपक तुरंत कहता है तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैप्पी जो है वो किसी और मंसूबे से लेट किया था और जो दीपक होता है वो तो बहाने ढूंढ रहा था, किसी ना किसी बहाने से इसको काम से निकाला जाए, और दूसरे ड्राइवर से बात कर रखा था। हैप्पी कहता है साहब ये क्या बात हुई, एक दिन लेट क्या हो गया, आपने मुझे तुरंत काम से निकाल दिया, आप थोड़ा सोच लीजिए मैं कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा। कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे इस लापरवाही की वजह से अगर मेरी जान चली जाएगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, इसलिए तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, मुझे इस इतने लापरवाह ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और तुरंत वो दूसरे ड्राइवर को फोन करता है कि कल से तुम आ जाना। दोस्तों हैप्पी मासूम निराश चेहरे से वहां से चला जाता है,
लेकिन दूसरे दिन वो देखता रहता है, जैसे ही साहब जाते हैं घर से, वो वापस साहब के घर में आ जाता है और पूरे दिन हैप्पी और जो दिव्या होती हैं वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं पूरा दिन। और जो हैप्पी होता है कहता है साहब ने तो मुझे काम से निकाल दिया है, अब कैसे मिलना होगा जुलना होगा। कहती कोई बात नहीं, तुम एक कमरा कहीं देख लो अच्छा, और मैं उसका भाड़ा वगैरह सब कुछ कर दिया करूँगी। अब जो दिव्या होती है वो हैप्पी को हर महीने 20,000 देने लगती है, और हैप्पी जो है अब उसको काम करने की ज़रूरत क्या थी? अगर वो उसको बैठे बैठाए अगर 20,000 रुपये महीने मिल रहा है, कमरे का भाड़ा अलग से मिल रहा है, तो उसको काम करने की ज़रूरत क्या है? अब दोस्तों जैसे ही साहब जाते हैं, जो दिव्या होती है अपने घर से निकलती है, जो हैप्पी कमरा ले रखा था वहाँ पे पहुँच जाती है, पूरा दिन वहीं पे अपनी बिताती है और साहब के आने से पहले वो घर पे आ जाती है। लगभग ऐसे 2-3 महीने का समय चलता है। 2-3 महीने बाद जो दीपक होते हैं उनको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ होता है कि जो उसकी पत्नी दिव्या है और हैप्पी का जो रिलेशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है और बढ़ गया है। अब जो दीपक होते हैं सोचते हैं मैं करूँ तो क्या करूँ? अब सोचते-सोचते उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने दोनों बेटियों को लाते हैं बुलाकर, और बुलाने के बाद दोनों से सलाह-मशवरा करते हैं। उनकी जो दोनों बेटियाँ होती हैं, वो एक डिसीजन लेती हैं, कहती हैं कि पापा अगर आप माँ न मानो तो आप माँ को डिवोर्स दे दो। जो दीपक होते हैं चौंक जाते हैं, कहती हैं कि ये क्या कह रहे हो? कहती हैं हाँ पापा, मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, जब मेरी माँ ऐसा कर सकती हैं, तो आप उनके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? दीपक ना चाहते हुए भी दिव्या को डिवोर्स दे देते हैं, और डिवोर्स देने के बाद जो दिव्या होती है वो खुशी-खुशी डिवोर्स ले भी लेती है। डिवोर्स लेने के बाद जब वो हैप्पी के पास पहुँचती है, कहती है मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है, अब हम दोनों आराम से रह सकते हैं शादी करके। तो जो हैप्पी होता है वो एकाएक मना कर देता है, कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारे साथ अब रह सकता हूँ। दिव्या कहती वो क्यों? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, बड़ी-बड़ी बातें करते थे शादी करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, अब क्या हुआ? हैप्पी कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहने से क्या फ़ायदा? तुम तो अब एकदम कंगाल बन चुकी हो। तुम सिर्फ़ एक मेरा शारीरिक सुख तो दे सकती हो, उसके आगे कुछ नहीं दे सकती, और मुझे काम चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो कि तुम मुझे अब नहीं दे सकती। इसलिए तुम मेरे लिए बेकार हो। और रही बात शरीर की, तो शरीर तो मैं कहीं से भी किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। दोस्तों उस दिन जो दिव्या होती है वो फूट-फूट कर रोती है, लेकिन अब रोने से क्या होता है? एक कहावत है, पछताने से होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब चिड़िया तो उड़ गई, अब पछताने से क्या होता है? दिव्या ना घर की थी, ना घाट की थी, ना वो घर पे आ सकती थी, ना मायके जा सकती थी। अब वो करे तो क्या करे? 3 से 4 दिनों बाद एक जगह एक लाश मिलती है। पुलिस लाश को लाती है, पहचान शिनाख्त करती है तो पता लगता है कि वो दीपक सेठ की पत्नी है। उसके पास में एक सुसाइड नोट मिलता है, उसमें लिखा था कि मैंने गलती की है, मेरी गलती का कोई माफ़ी नहीं है, और ये जो आत्महत्या मैं कर रही हूँ, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और इसमें दोष है तो सिर्फ़ हैप्पी का है, उसने मुझसे शादी का वादा किया था, मुझे बहकाया, बहलाया-फुसलाया, मेरे पैसे ऐंठे, और जब शादी करने का समय आया, तो उसने इनकार कर दिया, और उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूँ। दोस्तों, पुलिस जो होती है हैप्पी को गिरफ्तार कर लेती है, संबंधित धाराओं में उसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, सतर्क करना था कि कहीं आप ऐसा कदम ना उठाएँ, ताकि आपका बसा-बसाया घर उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप ऐसा कदम ना उठाएँ, बस छोटी-सी चरम सुख की प्राप्ति में आजकल ऐसे बहुत कांड हो रहे हैं, पत्नी अपनी पति को मार दे रही हैं, पति अपनी पत्नियों को मार दे रहे हैं। आप ऐसा ना करें ताकि आपका घर बसा-बसाया रहे, आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती रहे।
कैसा लगा ये वीडियो, ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।